आज हम उस शख्स की बात करने वाले हैं जिनके बिना आजाद भारत की कहानी सोची भी नहीं जा सकती। मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, पर आज हम उन्हें महात्मा या राष्ट्रपिता के रूप में नहीं देखेंगे। बिल्कुल नहीं। हम उस दौर में जाएंगे जब वो इनमें से कुछ भी नहीं थे। हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऑनलाइन लेक्चर का हिस्सा है जो इसी सफर को एक कहानी की तरह बताता है। आज हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे लंदन से पढ़ा हुआ एक वकील, जिसे भारत में आप सोचिए काम तक नहीं मिल रहा था, वो आखिरकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया। यही सबसे बड़ा सवाल है। ये बदलाव कैसे आया। हम उनके दक्षिण अफ्रीका के सफर से शुरू करेंगे और भारत में उनके पहले बड़े आंदोलन चंपारण तक आएंगे। और ये समझना जरूरी है कि दक्षिण अफ्रीका उनके लिए एक प्रयोगशाला जैसा था। एक लैब। जी, एक लैब, जहां उन्होंने उन सभी तरीकों को आजमाया और परखा जो बाद में भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बने। स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि गांधी एक बहुत जटिल व्यक्तित्व थे। उन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा कहना शायद उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। एक कहानी है जिसमें एक छात्र उनके महिमा मंडन पर सवाल उठाता है, तो हम इन पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस बदलाव की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्म हुआ। जी, माँ का नाम पुतनीबाई, 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास और एक सचिव महादेव देसाई। और पढ़ाई, जैसा हमने कहा, लंदन से की थी। बैरिस्टर बनकर भारत तो लौट आए, लेकिन यहाँ वकालत में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। हाँ, और इसी बेरोजगारी के दौर में 1893 में उन्हें एक मौका मिला। एक गुजराती व्यापारी सेठ अब्दुल्ला ने उन्हें अपना एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया। तो उन्हें लगा होगा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, एक काम तो मिला। बिल्कुल, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा उनकी और भारत की दोनों की किस्मत बदलने वाली है। और दक्षिण अफ्रीका में कदम रखते ही उनका सामना उस कड़वी सच्चाई से हुआ जिसने उनके अंदर सब कुछ हिलाकर रख दिया। वो मशहूर ट्रेन वाली घटना। जी, वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेके सफर कर रहे थे और एक गोरे अफसर ने उन्हें सिर्फ इसलिए डिब्बे से बाहर फेंक दिया क्योंकि वो एक भारतीय थे। क्या कहा था उसने? टीटी ने साफ कहा कि कुत्तों और भारतीयों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था। नहीं, सोचिए, एक लंदन से पढ़ा लिखा बैरिस्टर जो खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का एक सम्मानित नागरिक समझता था, उसे उसकी चमड़ी के रंग की वजह से ऐसे जलील किया गया। ये तो किसी के भी आत्मसम्मान पर सीधी चोट होती। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। हाँ, कि कैसे कभी-कभी प्रशासन जब किसी दुबले पतले साधारण से दिखने वाले इंसान को सताता है, तो वही इंसान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरता है। जैसे दिल्ली में अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। उस रात स्टेशन पर ठंड में ठिठुरते हुए गांधी ने सिर्फ अपने अपमान के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पूरे भारतीय समुदाय पर हो रहे जुल्म के बारे में सोचा और तय किया कि वो इस नस्लवाद की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। तो यहीं से एक वकील एक एक्टिविस्ट में बदलना शुरू होता है। जी, तो वो सिर्फ एक केस लड़ने नहीं गए थे, बल्कि वहां पहुंचते ही उन्होंने एक आंदोलन की नींव रखनी शुरू कर दी। 1894 में उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। हाँ, और ये नाम ही बताता है कि वो भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितने प्रभावित थे। पर एक संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गांधी समझ गए थे कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। एक व्यक्ति का विरोध वो तो सिर्फ एक घटना बनकर रह जाता है, लेकिन एक संगठन उस विरोध को आंदोलन में बदल देता है। बिल्कुल। नटाल इंडियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को एक संगठित राजनीतिक आवाज देने की पहली बड़ी कोशिश थी। संगठन तो बन गया, लेकिन अपनी आवाज लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मंच भी चाहिए था। और शायद इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये गांधी का इकलौता प्रकाशन है जो उन्होंने विदेश की धरती से निकाला। अच्छा। हाँ, इस अखबार के जरिए वो न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे थे, बल्कि दुनिया को भी बता रहे थे कि वहां भारतीयों के साथ क्या हो रहा है। तो पहले संगठन बनाया, फिर उसे एक आवाज दी। ये तो एक नेता के तौर पे उनके विकास के साफ संकेत हैं। इसी दौरान उन्होंने गिरमिटिया आंदोलन भी चलाया। ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे? गिरमिटिया मतलब वो भारतीय मजदूर जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसे एग्रीमेंट कहते थे। अच्छा, एग्रीमेंट से गिरमिट बना।
उसी का बिगड़ा हुआ रूप गिरमिट बन गया। तो उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था। उनकी हालत लगभग गुलामों जैसी थी। गांधी ने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और यहीं उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार को धार देना शुरू किया होगा, सत्याग्रह और भूख हड़ताल। जी, और भूख हड़ताल की बात तो काफी दिलचस्प है। हाँ, स्रोत में एक बहुत मजेदार अवलोकन किया गया है कि गांधी जी के दुबले पतले शरीर की वजह से उनकी भूख हड़ताल ज्यादा असरदार होती थी। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था। स्रोत कहता है कि अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी धरने पर बैठे तो सरकार शायद सोच ले कि चलो ये कुछ दिन निकाल लेगा। लेकिन जब गांधी जैसा कमजोर दिखने वाला व्यक्ति अनशन पर बैठता था तो प्रशासन पर तुरंत दबाव बनता था कि कहीं ये आदमी सच में मर ना जाए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी शारीरिक बनावट को ही एक हथियार बना लिया। ये तो कमाल की बात है। उन्होंने भीड़ की ताकत को भी यहीं पहचाना। एक घटना का जिक्र है जब पुलिस उन्हें पीट रही थी। हाँ, ये घटना उनकी रणनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब पुलिस उन्हें लाठियों से मार रही थी तो वो भीड़ की तरफ मुड़े और चिल्लाकर कहा, देखो मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा हूं और ये गोरे मुझे मार रहे हैं। और भीड़ का क्या रिएक्शन था? ये सुनते ही गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। उस दिन गांधी ने भीड़ की ताकत को समझा। उन्हें पता चल गया कि जनता का समर्थन ही उनका सबसे बड़ा कवच है। लेकिन क्या उन्हें इस बात का डर नहीं लगा थी ये भीड़ की ताकत अनियंत्रित होकर हिंसक भी हो सकती है, क्योंकि उनका तो पूरा दर्शन ही अहिंसा पर आधारित था? बहुत सही सवाल है, और शायद इसी डर और एहसास ने उन्हें फीनिक्स आश्रम की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जो उन्होंने 1904 में की। अच्छा। वो जानते थे कि भीड़ को हथियार बनाना आसान है, लेकिन उस हथियार को अनुशासित और अहिंसक रखना वो सबसे मुश्किल काम है। तो फिनिक्स आश्रम एक तरह से उनके सत्याग्रहियों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। जी बिल्कुल, वहां लोगों को अनुशासन, आत्मनिर्भरता और अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत सिखाए जाते थे। तो मतलब भारत आने से पहले वो एक मंझे हुए नेता बन चुके थे। उन्हें संगठन चलाना, मीडिया का इस्तेमाल करना, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना सब आ चुका था। जी, और उनके इस काम पर भारत से एक व्यक्ति बड़ी पैनी नजर रखे हुए था, गोपाल कृष्ण गोखले। जो उस समय के बड़े नेताओं में से एक थे। हाँ, उन्होंने गांधी की क्षमता को पहचान लिया और उनसे मिलने दक्षिण अफ्रीका गए। और उन्होंने गांधी से कहा कि तुम्हारी असली जरूरत यहाँ नहीं, भारत में है। स्रोत बताता है कि गोखले ने कहा कि भारत में नेताओं की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। हाँ, मतलब पुराने नेता थक रहे हैं और देश को एक नए नेतृत्व की तलाश है। गोखले ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी रणनीति, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन तुम गलत पिच पर खेल रहे हो। असली मैच तो भारत में होना है। जी, गोखले के ही कहने पर गांधी भारत लौटे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत पहुंचे। आज हम इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। कौन सा? अगर गांधी 1915 में स्थायी रूप से भारत लौटे तो उन्होंने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब हिस्सा लिया था? ज्यादातर लोग सोचेंगे 1915 के बाद। हाँ, 1916 या 17। लेकिन सही जवाब है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। अच्छा, मतलब 1915 से बहुत पहले। जी, इसका साफ मतलब है कि 1893 से 1915 के बीच वो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका में कटे हुए नहीं थे। उनका भारत आना जाना लगा रहता था और वो यहाँ की राजनीति पर भी नजर रखे हुए थे। भारत आने का समय भी बहुत दिलचस्प था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अंग्रेज एक मुश्किल स्थिति में थे और भारत आते ही गांधी ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भारतीयों से अपील की कि वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो और युद्ध में अंग्रेजों की मदद करें। ये सुनकर तो सब हैरान रह गए होंगे। भारतीय राष्ट्रवादी सोच रहे थे कि ये अंग्रेजों की मुश्किल का फायदा उठाने का सही समय है और ये आदमी उनकी मदद करने की बात कर रहा है। अंग्रेज तो खुश हो गए होंगे। उनका सबसे बड़ा डर तो यही था कि कहीं भारत उनके खिलाफ बगावत न कर दे। बिल्कुल, वो तो डर रहे थे और गांधी ने उन्हें राहत दे दी। खुश होकर अंग्रेजों ने गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दी। यहाँ तक कि उन्हें कैसर-ए-हिंद का खिताब भी दिया गया। जी, जो उस समय एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन ये गांधी की कोई भोली भाली वफादारी नहीं थी। ये एक सोचा समझा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे? आप सोचिए, अगर वो भारत आते ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते तो क्या होता? उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता और उनका आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। सही बात। इस रणनीति से उन्होंने 2 चीजें हासिल की। एक, उन्होंने अंग्रेजों का भरोसा जीता।
अब वो एक सहयोगी थे, खतरा नहीं। और दूसरा, इस भरोसे के आड़ में उन्हें पूरे भारत में घूमने, लोगों से मिलने और अपनी जमीन तैयार करने का कीमती समय और आजादी मिल गई। तो मतलब अंग्रेजों को लगा कि ये तो हमारी आदमी है, और गांधी ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर पूरे देश में अपनी सेना, अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। एकदम सही। ये तो शतरंज की बिसात पर एक बहुत लंबी चाल चलने जैसा था। और अपनी जमीन तैयार करने का उनका तरीका भी बाकी नेताओं से बहुत अलग था। हाँ, उस समय के ज्यादातर बड़े नेता जैसे जिन्ना या नेहरू पश्चिमी लिबास पहनते थे, कोट पैंट और टाई। वो मंच से धारा प्रवाह अंग्रेजी में भाषण देते थे। गांधी ने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने धोती पहनना शुरू कर दिया, एक ऐसा पहनावा जिसे भारत का आम आदमी, किसान, मजदूर खुद को जोड़कर देख सके। वो मंदिरों में कीर्तन करने लगे, लोगों के बीच जमीन पर बैठ जाते थे। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। उन्होंने अपनी छवि एक साहिब नेता की नहीं, बल्कि एक संत और एक फकीर की बनाई। जनता को लगा कि ये कोई बाहर का आदमी नहीं, ये हमारे बीच का है, हमारी तरह रहता है, हमारी भाषा बोलता है। और इसी छवि ने उन्हें जनता से सीधे जोड़ दिया। और इसी तैयारी और सही मौके के इंतजार के बाद 1917 में उन्हें अपना पहला बड़ा मैदान मिला, बिहार का चंपारण। हाँ, राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान नेता ने उन्हें चंपारण की समस्या के बारे में बताया और वहां आने का न्योता दिया। वहां समस्या क्या थी? चंपारण में अंग्रेज बगान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता था। इसका क्या मतलब था, 3 कठिया? इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना ही पड़ेगा, चाहे उसे फायदा हो या न हो। और उस समय तो शायद जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो चुका था। बिल्कुल, जिससे नील की मांग और कीमत दोनों गिर गई थी। किसानों के लिए नील की खेती अब घाटे का सौदा थी, लेकिन अंग्रेज उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे थे। और गांधी वहां पहुंचे। हाँ, उन्होंने किसानों को संगठित किया, उनका पक्ष सुना और अंग्रेज प्रशासन पर दबाव बनाया। और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें 3 कठिया व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। खत्म भी करना पड़ा और किसानों से अवैध रूप से वसूला गया पैसा भी लौटाना पड़ा। ये भारत की जमीन पर गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। और इसका असर क्या हुआ होगा? पहली बार भारत के लोगों ने देखा कि एक निहत्था आदमी सिर्फ अपनी बात और अपने तरीके के दम पर शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत को झुका सकता है। हाँ, 1857 की क्रांति और दूसरी विद्रोहों में हमने लड़ाई तो की थी, लेकिन अंग्रेज कभी इस तरह बातचीत की मेज पर झुके नहीं थे। चंपारण की जीत ने गांधी को रातों रात पूरे भारत का हीरो बना दिया। एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। अब देश के किसी भी कोने में कोई समस्या होती तो लोगों को लगता कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। जैसा कि श्रोत में मजाकी अंदाज में कहा गया है, जैसे फिल्मों में लोग कहते हैं ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही भारत के लोग कहने लगे थे कि गांधी आएंगे और हमारी समस्या का हल निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गांधी का महात्मा बनने का सफर कोई चमत्कार नहीं था। इसके पीछे दक्षिण अफ्रीका में की गई 21 साल की कड़ी मेहनत थी, जहां उन्होंने अपनी रणनीतियों को धार दी। और भारत आकर उन्होंने पहले अंग्रेजों का भरोसा जीता, फिर आम जनता के बीच अपनी छवि बनाई और सही मौके पर चंपारण में अपनी ताकत का पहला प्रदर्शन किया। उनकी सफलता का राज सिर्फ अहिंसा का नारा नहीं था, इसके पीछे गहरी राजनीतिक समझ, लोगों की नब्ज पहचानने की कला और अपने विरोधियों को मनोवैज्ञानिक रूप से मात देने की असाधारण क्षमता थी। चंपारण तो बस शुरुआत थी, जिसने आने वाले 30 सालों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय कर दी। सही कहा। चंपारण ने यह साबित कर दिया कि गांधी का तरीका कारगर है। इसने उन्हें वो मंच दिया जहां से वो भारत की राजनीति के केंद्र में स्थापित हो गए। यहाँ हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या गांधी की शुरुआती सफलता इस बात पर ज्यादा निर्भर थी कि अंग्रेज उन्हें और उनके तरीकों को एक असली खतरे के रूप में पहचानने में देर कर गए? क्या उनकी सहयोगी, संत और अहिंसक वाली छवि एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी जिसने उन्हें अपनी जमीन तैयार करने का वो कीमती समय दे दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी?